नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाणकालीन सभ्यता से जो महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के क्वेश्चन हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है पिथिकैंथ्रोपस के रूप में। तो ये आईएएस 2001 का क्वेश्चन है। ये भी देख लीजिएगा कि शुरू में आईएएस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम पूछे जाते थे। तो उसी प्रकार देख सकते हो। और देख लीजिएगा आईएएस 1991 में जो पूछा गया क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है। तो देख सकते हो 3000 से 1000 ईसा पूर्व ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। और देखते हैं और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो देख सकते हो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी और 1905 में हुई थी। देख सकते हो 1905 में। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 2003 में पूछा गया था आईएएस में। आगे देखते हैं आमरी संस्कृत कहाँ पनपी। तो आमरी संस्कृत कहाँ पनपी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंध क्षेत्र में पनपी थी। देख सकते हो ये पीसीएस और आईएएस दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आमरी संस्कृत कहाँ पनपी, तो ये सिंध प्रांत में पनपी। तो आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ताम्र संचय का संबंध है। तो ताम्र संचय का संबंध किससे है, तो ये गैरिक मृद भांड से है। ताम्र संचय का संबंध किससे है, तो ये गैरिक मृद भांड से है। वहीं देखते हैं पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, तो ये शिकार खेलना था। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, तो ये शिकार खेलना था। आगे देख सकते हो निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो निम्न घटनाएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका ऑप्शन बी सही है ये। तो ऑप्शन बी में 2 पहले नंबर पर, ये पहले नंबर पर, फिर ये दूसरे नंबर पर, फिर 3 तीसरे नंबर पर और 4 चौथे नंबर पर। तो ये इस प्रकार से इसकी घटनाओं का क्रम है। तो नियोलिथिक से आप देख सकते हो कि नियोलिथिक अर्थात सबसे नया जो सबसे लास्ट में आया, तो 4 जिसमें लास्ट में है तो 4 ये एक ऑप्शन ऐसे आप हटा सकते हो। उसी प्रकार देख सकते हो कैल्कोलिथिक, ये है तांबे का युग अर्थात नियो के पहले आया होगा, तो 3 पहले है। तो इस कारण से तो ये एक और ऑप्शन आप हटा सकते हो। इस प्रकार आप एलिमिनेट करके इसमें ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा गया है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा गया है। आगे देखते हैं प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया है। और ये प्रारंभिक पूर्ण मानव क्रो-माग्नियो को कहा गया है। याद रखिएगा क्रो-माग्नियो को कहा गया है प्रारंभिक पूर्ण मानव। आगे देखते हैं किसने कहा था इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, ये ब्यूरी ने कहा था। याद रखिएगा ब्यूरी ने कहा था इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। आगे देखते हैं इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है। तो इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है, तो ये डीसी सरकार। तो इंडियन एपिग्राफी के लेखक डीसी सरकार। तो इंडियन एपिग्राफी के लेखक डीसी सरकार हैं, डीसी सरकार। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या है। तो प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ है, तो प्रागैतिहासिक जिस पर पुरातात्विक वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा ना गया हो। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही है, वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा ना गया हो। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित सामग्री नहीं प्राप्त होती, इसलिए प्रागैतिहासिक काल ये साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है। तो पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है। तो ये भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही है, भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप। आईएएस 2004 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संस्थान से गलत निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो ये गलत निवास गुफ्र कराल आप
आप लोगों ने देखा होगा कि गुफ्र कराल और बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो ये जगह जम्मू कश्मीर में है। गुफ्र कराल यहाँ पर गलत आवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृति से संबद्ध है। तो दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृति से संबद्ध है। तो इसमें आप देख सकते हो गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान, ये तो सही है। वहीं देखते हैं काले और लाल मृतभांडों का प्रयोग, ये भी सही है। वहीं आहत सिक्कों का प्रवेश ये गलत है। नगरीय बस्तियां उस समय दक्षिण भारत में नहीं थी, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 4 को काट दो, तो 1 2 सही है। तो 1 2 ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो देख सकते हो प्रागैतिहासिक काल की स्रोत सामग्री के रूप में कौन कौन से उपयोगी है। जीवाश्म उपयोगी है, और हाथ की कुल्हाड़ियाँ भी उपयोगी हैं, और मृदभांड उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल में मृदभांड का कोई औचित्य नहीं था। अस्थि अवशेष उपयोगी है। तो आप ऑप्शन सी को काट दो, 3 काट दोगे तो 3 ऑप्शन कट जाएंगे और ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देखते हैं 17 नंबर, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई है। तो ये पल्लावरम में प्रथम भारतीय पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई है। तो ये पल्लावरम, याद रखिएगा, ये तमिलनाडु का एक क्षेत्र है पल्लावरम। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो ये संस्कृत के काल मापन का। तो याद रखिएगा ये संस्कृत के काल मापन का लंबवत उत्खनन से ज्ञान होता है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा गया है। तो फलक संस्कृत मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृत को कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि निम्न पुरापाषाण काल में पत्थरों को बिना ज़्यादा छांटे ही उसके औजार बना लिए जाते थे। लेकिन जैसे ही हम मध्य पुरापाषाण काल में पहुँचे तो पत्थरों को छील कर औजार बनाने की कला सीख गए। तो छीलने को ही वहाँ फलक के नाम से कहा गया। इस कारण से मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृत फलक संस्कृत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सही सुमेलित करिए क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में सही सुमेलित करना है। तो वीरभान देख सकते हो, ये कुछ साइट है, तो वीरभान है। लघु पाषाण उपकरण, और देख सकते हो कायथा ताम, कायथा से आप ताम लगा सकते हो कि ऑप्शन सी का 2 होगा। तो ऑप्शन सी का 2 होगा, इसमें तो एक का ऑप्शन कट जाएगा। ऐसे आप काट सकते हो। आहार को बनास संस्कृत से लगा सकते हो, डी का 1। तो डी का 1 किस में होगा, 3 में है, तो ये भी, तो डी का 1 एक हो, तो ऑप्शन इसमें डी कट जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी बचते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार आप एलिमिनेट करके ऑप्शन 2 में तो आप तुक्के भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायाकृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है। तो निम्नलिखित छायाकृत मानचित्र में ऑप्शन सी, तो ये मालवा संस्कृति है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी किनारा है। तो ये मालवा संस्कृति यहाँ पर हुई है, ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है अर्थात गलत है। तो भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नवपाषाण काल में मानव को अग्नि का ज्ञान हुआ। तो पहला ही ऑप्शन हमें गलत मिल गया, तो ऑप्शन ए इसका गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, 2004 में आईएएस में पूछा गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अबेविली, एस्यूली, मोस्तारी, मगदालिनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित, ये आईएएस 2002 में पूछा गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो बस्ती, चिरान,
बस्ती स्थल चिरांद है। और देख सकते हो समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल। तो इसके तीनों ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देख सकते हो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गलत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो गलत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति। आप लोगों ने सुना होगा कि बुर्जहोम और गुप्त कराल नवपाषाणकालीन के गलत आवास हैं, तो इस कारण से ये कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। आगे देखते हैं 27। प्राचीन स्थल गिलुंड, प्राचीन स्थल गिलुंड का संबंध किससे है? तो ये आहार संस्कृति से है। तो प्राचीन स्थल गिलुंड का संबंध किससे है? तो ये आहार संस्कृति से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देख सकते हो कायथा कर्नाटक में यही इसका सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है, सॉरी। तो निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देख सकते हो चिरांद बिहार में है, ये सही सुमेलित है। आप दईमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही सुमेलित है। और पांडु राजा राडेभी ये बंगाल से है, तो ये भी इसका सही सुमेलित है। लेकिन कर्नाटक कायथा कर्नाटक से नहीं है, इसलिए ये इसका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं? तो आगे देखते हैं ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो ये नवदा टोली और माहेश्वर, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसको मिले हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नवदा टोली और माहेश्वर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नवपाषाणकालीन गलत निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये सही आंसर इसका क्या है? देखो ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन बी सही है, वहीं ये गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि ये पूरा मध्य पाषाणकालीन है। तो ऑप्शन ए और बी अर्थात 1-2 सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखते हैं, ये यूपीपी से 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये पूरा पाषाणकालीन शैलाश्रम अधिवास, और देख सकते हो मध्य पाषाण काल, तो ये नदी तट अधिवास, और नवपाषाण काल गलत अधिवास, और ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकानों में। तो ये इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही मिलान है, तो ऑप्शन डी। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित स्थलों को पहचानिए। तो देख सकते हो सबसे पहले 1 नंबर पर बुर्जहोम होगा, वहीं 2 नंबर पर चिरांद बिहार होगा, और 3 नंबर पर ये नागार्जुन कोंड होगा, और 4 नंबर पर पेरियम पट्टी होगा। तो देख सकते हो 1, 2, 3, 4 कहाँ पर है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वहीं दक्कन के अयस्क टीले प्रदर्शित करते हैं। तो दक्कन के अयस्क टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये नवपाषाणकाल युग के मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष को दक्कन के अयस्क टीले प्रदर्शित करते हैं। तो 35 देखते हैं। भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है? तो भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है? तो ये कालीबंगा, तो कालीबंगा में जोती हुई भूमि खोजी गई है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये बेलन नदी के किनारे। याद रखिएगा, ये बेलन नदी के किनारे प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ स्थित है। आगे देखते हैं, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से है? तो ये भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से है? तो आगे देखते हैं, ये मेहरगढ़। याद रखिएगा, ये मेहरगढ़ इसका प्राचीनतम स्थल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, सरायनहर एवं मादहा संबंधित हैं किससे? तो ये गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो मेहरगढ़
मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आगे देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं और एक नोट देख लीजिए, हाल के खोजे गए साक्ष्यानुसार प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है। याद रखिएगा, लहुरा देव प्राचीनतम साक्ष्य स्थल है कृषि का, जो हाल ही में खोजा गया है। तो ये करंट अफेयर का मुद्दा बन सकता है आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है कपास का प्राचीनतम साक्ष्य। क्योंकि जब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है तो कपास भी मेहरगढ़ में ही उगाई गई होगी। और याद रख सकते हो कपास भारत की देशज फसल है। 41 नंबर देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। आगे देख सकते हो निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली एवं बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये बेलन घाटी से मिले हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये बेलन घाटी से मिले हैं। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात की संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलता है, तो ये कश्मीर राज्य से मिलता है। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलता है, तो ये कश्मीर से मिलता है। आगे देखते हैं 44 निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो ये सिल्ट पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, तो ये स्फटिक के बने थे। याद रखिएगा, ये स्फटिक के प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ मिली है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अतिरम्पक्कम में मिली हैं। ये याद रखिएगा, अतिरम्पक्कम में मिली हैं, तो ये प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ। आगे देख सकते हो 47 देखते हैं निम्नलिखित में प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन दोनों प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो कथन ए देखते हैं प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसका कारण देखते हैं स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो ये ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि स्थायी कृषि के लिए जरूरी नहीं था कि सूक्ष्म पाषाण काल उपकरणों का विकास एवं उपयोग हो, उसके लिए तो एक रहने के लिए एक घर भी जरूरी था, इस कारण से स्थायी कृषि हुई है। तो इसका ऑप्शन कारण आर गलत है और ऑप्शन ए इसका सही है। तो प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, तो आप कथन ए सही है, आर गलत है। आगे देखते हैं राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। तो राख के टीले दक्षिण भारत से संबंधित है। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, देख सकते हो। ये सारे भी क्वेश्चन आपके लिए लेटेस्ट यूपी पीसीएस और आईएएस और अन्य स्टेट एग्जामों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों हम को कवर किए करेंगे। तो आगे देखते हैं 49 देखते हैं मध्य पाषाणकालीन संदर्भ में मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये चेपानी मांडो से मिला है। मध्य पाषाणकालीन संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये चेपानी मांडो का मिला है। तो आगे देखते हैं 50 निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से गलत निवास के प्रमाण मिले हैं, तो ये बुर्जहोम से मिले हैं। तो ये नवपाषाणकालीन पुरास्थल से गलत निवास के प्रमाण मिले हैं, तो ये बुर्जहोम से। और देखते हैं 51 मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये नागदा से प्राप्त हुए हैं, देख सकते हो। तो ये मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये नागदा से प्राप्त हुए हैं। ये एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है, देख सकते हो। एमपी पीसीएस 2000 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 52
रॉबर्ट्स ब्रूस फूड को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण में कब मिले हैं? तो ये 1863 में। तो रॉबर्ट्स ब्रूस फूड को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण 1863 में मिले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 53 देखते हैं, रॉबर्ट्स ब्रूस फूड फूटे जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या है? ये एक मूलतः क्या थे जिन्होंने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए हैं? ये कौन थे? तो ये एक भूवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, ये एक भूवैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं,